हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में हम बात करेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, जो डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो चाहे केवीएस का एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है। उसमें कई डिबेट्स हैं, कई बहस है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा है नेचर वर्सेस नर्चर। तो देखिए, जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में नेचर का प्रभाव अधिक पड़ता है कि नर्चर का प्रभाव अधिक पड़ता है, इस पे बहस है। तो जो साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं नेचर के इफेक्ट को और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं नर्चर के इफेक्ट को। तो हम जानते हैं कि ये नेचर और नर्चर दोनों होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा बात है कि क्या विकास नेचर और नर्चर दोनों पर निर्भर करता है। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या विकास नेचर और नर्चर दोनों पर निर्भर करता है। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नेचर होता है, हम लोग नेचर किसको कहते हैं, जो कि बच्चों में आया हुआ है उसके पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं जीन्स के द्वारा। जो माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो बच्चों में आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिकता कहते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ये सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, नर्चर वाले थियरी को, कि जो बच्चे का जो करेक्टर है, जो बच्चों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है वो उनके पेरेंट्स से आती हैं। वहीं दूसरे साइंटिस्ट हैं जो नर्चर को इम्पोर्टेंट देते हैं, मतलब नर्चर मतलब इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंट देते हैं कि जो बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट के वजह से आ रहे हैं। तो देखिए, दोनों साइंटिस्ट अपने स्थान पे सही हैं। जो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि बच्चे के इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है वो भी अपने स्थान पे सही है, और जो ये बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर जो बच्चों में आ रहे हैं वो आनुवांशिक रूप से आ रहे हैं, तो वो भी अपने स्थान पे सही हैं। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा बनता है हम ये देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि नर्चर का मतलब क्या होता है। तो वहाँ आपके ऑप्शन में रहेगा हेरिडिटी, वातावरण। तो जो नेचर है हम लोग उसको प्रकृति मान करके हम लोग वातावरण टिक कर देंगे, लेकिन जो नेचर होता है उसका मतलब होता है आनुवंशिकता। तो हम याद रखेंगे कि नेचर से मतलब आनुवंशिकता से है। वहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि नर्चर का मतलब क्या होता है। तो जो नर्चर होता है उसका मतलब होता है इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास का वातावरण। तो ये दोनों इफेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई चाइना का बच्चा है। अब जो चाइना के बच्चे होते हैं उनका क्या होते हैं, आंखें जो होती है वो स्वेलन होती है, छोटी छोटी होती है, सूजी हुई होती हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है इसलिए उनकी आंखें ऐसी है, या कि हम बोल सकते हैं कि क्योंकि उनके पेरेंट्स वैसे हैं इसलिए उनके बच्चे की भी आंखें सूजी हुई हैं जैसे उनके पेरेंट्स की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है नेचर और नर्चर पर। तो ये आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिबेट। आगे देख लेते हैं हम लोग। एक डिबेट है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता वर्सेस अलगाव। देखिए, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। और वहीं दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब असतत प्रक्रिया है। अब देखिए, जो कंटिन्यूटी की जो बात करते हैं वो वाइगोत्स्की साहब करते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी में पियाजे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम लोग कोहलबर्ग को भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि विकास के सिद्धांत में इन्होंने स्टेजेस को बताया है। जैसे हम लोग जीन पियाजे के जब भी हम लोग थियरी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्या है, स्टेजेस हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये स्टेजेस में नहीं है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसका कोई विशिष्ट चरण नहीं है। तो इसके जो सपोर्टर है वो वाइगोत्स्की साहब हैं। वहीं अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, स्पेसिफिक स्टेज, कई स्टेज में बटा हुआ है। हम लोग अचानक से परिवर्तन हम लोग के अंदर आता है और हम लोग दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक पौधा है, पौधा क्या कर रहा है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और वह एक बड़ा सा वृक्ष का रूप ले रहा है। तो ये उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें क्या होता है,
निरंतरता से उसका विकास होता रहता है। वहीं जो आपके जीन पियाजे जी हैं वो क्या करते हैं, स्टेजेस देते हैं विकास के। उन्होंने विकास के 4 स्टेजेस दिए हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो वो क्या कह रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं के रूप में चलती है। ये अवस्थाएं अलग अलग होती हैं और जो भी अवस्थाएं होती हैं उनकी एक अलग विशेषता होती है। जैसे यहाँ एक क्या है, लार्वा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, दूसरा स्टेज ये है। तीसरा वो क्या हो रहा है कि उसमें और भी चेंजेस आ रही हैं, और चौथे स्टेज में वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से वो कीट बन चुका है। तो इसको जो है जीन पियाजे ने इसका सपोर्ट किया है और कोहलबर्ग ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो विकास है वो सतत है कि असतत है। तो ये हो जाता है विकास के ऊपर एक डिबेट। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक्टिव वर्सेस पैसिव। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, हम उसको देखेंगे। देखिए इस पे भी क्या है, एक डिबेट है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सही है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो बच्चा होता है वो एक्टिव रूप से ज़्यादा सीखता है, वो जब सक्रिय रहता है तो ज़्यादा सीखता है और वो अपने विकास के मार्ग को स्वयं चुनता है। और कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि वो जो होता है पैसिव असक्रिय रूप से भी होता है, फिर भी वो सीख लेता है। जैसे कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि पहले वो बैठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। चाहे बच्चा एक्टिव रहे या ना रहे, वो इस प्रोसेस से होकर गुजरेगा। मतलब जितने भी मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में यही पाया जाता है कि पहले बच्चा क्या होता है, पहले वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो उठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये तो प्रक्रिया है, चाहे बच्चा एक्टिव रहे या ना रहे, वो सभी बच्चे ये चीज़ करते हैं। अब चाहे वो कोई 2 महीने में कर ले, चाहे वो 4 महीने में कर ले, लेकिन सभी को इस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वो पैसिव रूप से भी अगर रहे तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर बच्चा एक्टिव है तो वो इस चीज़ से आगे निकल सकता है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि वह डज नॉट एक्सेप्ट कमिंग नेचुरली, जो कि प्राकृतिक रूप से उनके सामने आ रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और खुद का अपना एक रास्ता बनाते हैं। तो इस पे भी काफ़ी डिबेट है। तो ये आपका हो गया एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक है सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ विशिष्ट। देखिए एक कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो उसमें यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि एक जैसा सबका होता है डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी समुदाय संस्कृति में क्यों ना हो। जैसे कि एक बच्चा होता है, वह जब बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी जो बड़ा होने की जो प्रोसेस है वो एक ही होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको एक समाज में रखें तो समाज के तौर तरीके, भाषा इत्यादि का उसके डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपका एक हो जाता है जो है बहस का मुद्दा, ये भी बन जाता है आपका कि यूनिवर्सिटी सार्वभौमिकता पाई जाती है कि जो है संदर्भ विशिष्ट उन लोग का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर है कि वो लोग ट्विंस हैं, अगर एक ही मम्मी के 2 बच्चे हैं और एक क्या कर रहा है किसी और इन्वायरमेंट, मान लीजिए मामा घर रह रहा है और एक क्या कर रहा है कि मौसी घर रह रहा है। तो सपोज करते हैं कि जो मौसी है वहाँ इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा मामा के यहाँ रह रहा है तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वहाँ क्या होगा, बच्चे अच्छे चीज़ें सीखेंगे। तो क्या जब दोनों बच्चे एक साथ जब आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उनमें डिफरेंसेस देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास होता है उस पर सार्वभौमिकता का और विशिष्ट जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हमारा समुदाय का प्रभाव हो, चाहे समाज का हो, चाहे संस्कृति का हो। तो ये हमारा हो गया सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ विशिष्ट। देखिए ये आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है नेचर वर्सेस नर्चर और कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की थ्योरी हो जाती है। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।